हरीश एक गरीब रिक्शे वाला था। उसके पिता चल बसे थे। कुछ साल बाद हरीश की शादी भूमिका से हो जाती है। भूमिका काफी मोटी थी और हरीश दुबला पतला। भूमिका के पिता और हरीश के पिता दोनों अच्छे दोस्त थे। इस वजह से उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है। हरीश शादी करके भूमिका को अपने घर लेकर आता है। हरीश की मां नई बहू का स्वागत करती है, लेकिन दरवाजे पर लगाए गए सजावट के सामान अचानक से टूटकर गिर जाते हैं। अरे, ये सब कैसे हो गया? तभी घूंघट की आड़ से भूमिका बोलती है, इन पर मेरा हाथ पड़ गया था, इसलिए ये सब टूट गए। ये मेरे हाथ का वजन संभाल नहीं पाए। ओह, कोई बात नहीं, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो। मैं क्यों टेंशन लूंगी? मुझे तो सिर्फ एक ही बात की टेंशन होती है। कौन सी बात? खाने की टेंशन। मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाने की आदत है। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे लिए जल्दी कुछ खाने को लाओ। घर के अंदर तो चलो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लाता हूं। तभी हरीश की माँ कहती है, क्या हुआ हरीश बेटा, तुम दोनों दरवाजे पर खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं मां, तुम्हारी बहू को भूख लगी है। अच्छा, तो मैं अभी बहू के लिए मिठाइयां लाती हूँ। मिठाइयों का नाम सुनते ही भूमिका के मुंह में पानी आ जाता है। सास मालती उसके लिए प्लेट भरकर मिठाइयां लेकर आती है। सारी मिठाइयां भूमिका अकेले खा लेती है। हरीश और मालती उसे देखते रह जाते हैं। मिठाइयां खाने के बाद अब जाके थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है। पूरी सब्जी मिलेगी क्या? हाँ बहू, पूरी सब्जी भी है, तुम रुको, मैं अभी लाती हूँ। इस बार मालती 2 प्लेट में पूरी और सब्जी लेकर आती है। एक प्लेट भूमिका के लिए और दूसरी प्लेट हरीश के लिए। लेकिन भूमिका तो अपनी प्लेट 2 मिनट में चट कर जाती है और अब हरीश के प्लेट से भी खाने लगती है। भूमिका बहू, तेरे लिए और पूरियां लाऊं क्या? हाँ माँ जी। मालती ढेर सारी पूरियां और सब्जी लाती है। भूमिका सब खा जाती है। भूमिका का मोटापा और उसे इस तरह से खाते हुए देखकर शादी में आए मेहमान हंसने लगते हैं और मालती से कहते हैं, क्यों रे मालती, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो इस मोटी को अपने हरीश के लिए ब्याह लाई? दोनों साथ चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक तो तेरी बहू मोटी इतनी है, ऊपर से खाती है तो लगता है जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। मालती मन में सोचती है, अब पता चला इसके मोटापे का राज। खाना ही इतना खाती है, ये तो महीने भर का राशन 2 दिन में खत्म कर देगी। हाय राम, हमारे तो खुद ही खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। इस भुक्खड़ को इतना सारा खाना कैसे खिलाएंगे? मालती चाची से कहती है, सुमन चाची, हरीश के पिताजी ने भूमिका के पिता से वादा किया था कि हरीश की शादी भूमिका से ही करेंगे। हमने उसी वादे की लाज रख ली। हमें क्या पता था कि ये इतनी मोटी है। भूमिका का खाना देखकर मालती और हरीश टेंशन में आ गए थे। शाम को दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई। रात को जब भूमिका और हरीश सोने के लिए अपने कमरे में गए तो भूमिका की भार से चारपाई टूट गई और भूमिका जमीन पर गिर गई। हाय हाय राम, मैं मर गई। अरे भूमिका, अपना हाथ दो, मैं तुम्हें उठाता हूं। हरीश भूमिका को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी मोटी और भारी थी कि वो उसे उठा नहीं पाता है और खुद भी गिर जाता है। कमरे में शोर सुनकर मालती आ जाती है। अरे, ये चारपाई कैसे टूट गई? मां, चारपाई भूमिका का भार सहन नहीं कर पाई। सहन करेगी भी कैसे? वजन देखा है बहू का, ऐसा लगता है जैसे 4 आदमियों का वजन लेकर बैठी है। हमें पहले पता होता तो हम शादी ही नहीं करते। मालती गुस्से में बोलकर वहां से चली जाती है। भूमिका को मालती की बात बहुत बुरी लगती है। हरीश भूमिका को सहारा देकर किसी तरह से उठाता है और टूटी हुई चारपाई हटाकर अलग रख देता है। आज से हम दोनों जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोएंगे। ठीक है। हरीश और भूमिका जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन भूमिका की पहली रसोई थी। भूमिका ने ढेर सारा खाना बना लिया। अरे बहू, इतना खाना कौन खाएगा? सारे रिश्तेदार तो कल ही चले गए थे। घर में सिर्फ मैं, तू और हरीश हैं। माँ जी, ये सारा खाना मैं खाऊंगी। मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर पर खाने की आदत है। वो तो मैं तुझे देखकर ही समझ गई थी, लेकिन रोज रोज तुझे इतना खाना हम नहीं खिला सकते।
तुझे पता है कि हरीश रिक्शा चलाता है। उसकी कमाई इतनी नहीं है कि तुझे ढेर सारा खाना रोज खिला सके। तुझे अपने खाने की आदत कम करनी होगी। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन से भूमिका कोशिश तो करती कि वो खाना कम खाए, लेकिन उससे हो ही नहीं पाता था। उसे हर थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लग जाती थी। कुछ ही दिनों में घर का सारा राशन खत्म हो गया। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत गए। हरीश जो भी कमा कर लाता भूमिका सब खाने पर खर्च कर देती। एक दिन हरीश काम से घर लौटा। माँ, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज दिन भर कोई सवारी नहीं मिली, सारा दिन रिक्शे को लेकर खड़ा रहा, बहुत थकान हो रही है। खाना कैसे लगा दूं? घर में खाना ही नहीं बना। तभी भूमिका भागती हुई हरीश के पास आती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, बाहर से मेरे लिए खाना ले आओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ। तेरी बीवी ने खा खा कर घर का सारा राशन खत्म कर दिया है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं तो कहती हूँ इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगी। मालती की बात सुनकर भूमिका जोर जोर से रोने लगती है। हाँ हाँ, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, यहाँ मुझे भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। क्या भरपेट खाने को नहीं मिलता? नहीं। अब तो हरीश को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन कहा, चल, तुझे अभी तेरे मायके छोड़कर आता हूं। भूमिका अपने कुछ कपड़े लेकर हरीश के रिक्शे पर जाकर बैठ जाती है। हरीश जैसे ही रिक्शा चलाने लगा, वो रिक्शा खींच ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से काफी जोर लगाकर उसने रिक्शा खींचना शुरू किया, लेकिन तभी जोर की आवाज आई और रिक्शा टूट गया। हे भगवान, किस घड़ी में मैंने इससे शादी की थी। गरीबी में आटा गीला हो गया। अब मैं कल से काम पर कैसे जाऊंगा? सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी वजह से मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अब तो रिक्शा बनवाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन तुझे तेरे मायके जरूर छोड़कर आऊंगा। हरीश भूमिका को पैदल ही उसके मायके तक छोड़ने जाता है। चलते चलते भूमिका काफी थक जाती है। आह, आह, मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं चला जाता। गाड़ी कर लो जी। अब किसकी गाड़ी तोड़ना चाहती है? चुपचाप पैदल चल। किसी तरह दोनों चलते चलते भूमिका के घर पहुंचते हैं। भूमिका की माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे भूमिका बेटी, अरे दामाद जी, आप दोनों इतनी रात में, आप दोनों पैदल क्यों आ रहे हैं? अपनी बेटी से पूछो। क्या हुआ भूमिका बेटी? भूमिका जोर जोर से रोती हुई कलावती के गले लग जाती है। माँ, माँ, मुझे वहां खाने को नहीं मिलता था। क्या क्या कहा? खाने को नहीं मिलता था? घर का सारा राशन खत्म करके कहती है कि खाने को नहीं मिलता था। अरे हमारे भूखों मरने की नौबत आ गई है। मेरा रिक्शा भी तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा? बेटी और दामाद को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर कलावती सारा माजरा समझ जाती है। दामाद जी, आप परेशान मत होइए, पहले बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। कलावती बेटी दामाद को खाना खिलाती है और एक पोटली में मालती के लिए खाना बांधकर हरीश को विदा करती है। कलावती एक डॉक्टर के घर में काम करती थी। उसे एक उपाय सूझा। अगली सुबह, भूमिका बेटी, अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। क्यों, क्या हुआ माँ? मैं जहाँ पर काम करती हूँ ना, उनकी बेटी की देखभाल के लिए उन्हें किसी की जरूरत है। कल से तू मेरे साथ काम पर चलना। ठीक है माँ। भूमिका दूसरे दिन कलावती के साथ काम पर जाती है। वहां उसने देखा कि उसकी तरह ही एक बेहद मोटी लड़की है। माँ, काम क्या करना होगा? बेटी, ये पारुल है, मेरे मालिक की बेटी। इसकी शादी हो गई थी, लेकिन मोटापे के कारण इसके पति ने इसे छोड़ दिया, जिस कारण ये पागल हो गई है। इसे भी तेरी तरह बहुत खाने का शौक था। क्या? पति ने छोड़ दिया, पागल हो गई? हाँ, अभी तो इसका घर पर इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं हुई तो इसे पागल खाने भेजना पड़ेगा। पारुल की हालत देखकर भूमिका अपने बारे में सोचकर डर जाती है। मेरे पति भी मेरे मोटापे के कारण मुझे मायके छोड़ गए हैं। कहीं उन्होंने भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया और मैं पागल हो गई तो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस दिन के बाद से भूमिका पारुल की देखभाल तो करने ही लगी, साथ ही उसने अपनी बार बार खाने की आदतों को कम कर लिया। वो रोज सुबह उठकर व्यायाम भी करने लगी।
कुछ महीनों में भूमिका का मोटापा कुछ कम हो गया। माँ, अब मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, जरूर जा। भूमिका अपने कमाए हुए पैसे लेकर ससुराल पहुंची। हरीश और मालती ने जब देखा कि उसका मोटापा काफी कम हो गया था, वे काफी हैरान हुए। भूमिका, तुम? भूमिका ने हरीश के हाथ में पैसे देते हुए कहा, मुझे एहसास हो गया है कि मेरे ज्यादा खाने और मोटापे की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। अब मैं और पतली होकर दिखाऊंगी। इन पैसों से आप रिक्शा ठीक करवा लेना। रिक्शा तो मैंने ठीक करवा लिया। हरीश और मालती भूमिका को गले लगा लेते हैं और अब भूमिका अपना वजन और कम करने में जुट जाती है। बबीता बहुत गरीब लड़की थी। पिता के देहांत के बाद छोटे भाई और माँ की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक दिन अचानक बबीता की किस्मत बदल गई और वो जादुई मेहंदी वाली लड़की बन गई। भोलानाथ के देहांत के बाद सुनीता फूट फूट कर रो रही थी। बबीता ने अपनी माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा, मत रो माँ, पिताजी का जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है, लेकिन अगर तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो मेरे छोटे भाई धीरू का क्या होगा? वो अभी बहुत छोटा है, उसे कौन संभालेगा? बबीता बेटी, हमारे घर में एक तेरे पिता ही कमाने वाले थे, अब वो भी हमें छोड़कर चले गए। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? धीरू की पढ़ाई भी छूट गई। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई काम करके पैसे कमाऊंगी जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। मैं धीरू को भी पढ़ाऊंगी। बबीता लोगों के घरों में काम मांगने जाने लगी। एक घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। बबीता को उसके घर में काम मिल गया। बेटी, तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, बाजार से सामान लाना और बगीचे में लगे पौधों की देखभाल करना। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। जी ठीक है, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। बबीता दूसरे दिन से बूढ़ी औरत के घर का सारा काम करने लगी। बबीता ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के घर में बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। उसमें से एक पौधा मेहंदी का था। बबीता को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो सभी पौधों का बहुत ख्याल रखती और उन्हें समय समय पर पानी देती। एक दिन की बात है, बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हो गई। अम्मा, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं बिटिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों अम्मा? मेरे बगीचे में एक मेहंदी का पौधा है, तो उस पौधे से थोड़े से मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आ। बबीता बगीचे में जाकर मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आती है। ये लो अम्मा, मैं मेहंदी के पत्ते ले आई, क्या इसे पीसना होगा? नहीं बिटिया। बूढ़ी औरत ने मेहंदी के पत्तों पर अपना हाथ फिराया और पत्ते अपने आप पिसकर पेस्ट बन गए। ये कैसा चमत्कार है अम्मा? ये जादुई मेहंदी का पौधा है। इस मेहंदी को मेरे दोनों हाथों में लगा दे, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बबीता ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक हो गई। अम्मा, ये मेहंदी का पौधा क्या कोई और जादू भी कर सकता है? हाँ, इस पौधे के पत्तों को पीसने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके ऊपर हाथ फेरने से ये अपने आप पिस जाते हैं। उसके बाद ये मेहंदी जिस किसी बीमार औरत के हाथ में लगाई जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस मेहंदी को ब्याता औरतों के हाथ पर लगाने से उनका सुहाग दीर्घायु हो जाता है और उनके पतियों पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्मा, ये तो चमत्कारी मेहंदी का पेड़ है। क्या मेहंदी का ये पौधा आप मुझे देंगी? आपके घर का सारा काम करने के बाद मेरे पास थोड़ा समय बच जाता है। उस समय मैं ये जादुई मेहंदी औरतों के हाथों में लगाऊंगी और थोड़े पैसे कमा लूंगी। मना मत करना अम्मा, मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है। मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे पढ़ा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मेहंदी का ये पौधा मेरे बगीचे में ही रहेगा, लेकिन तू इसके पत्ते तोड़ कर ले जाना। ये सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। काम खत्म करके जब वो घर जाने लगती है तो मेहंदी के पौधे से ढेर सारे पत्ते तोड़ कर ले जाती है। घर जाकर बबीता ने जैसे ही पत्तों पर हाथ फेरा, वे अपने आप पीसकर पेस्ट बन गए। बबीता मेहंदी के पेस्ट को एक कूप में भर लेती है और गली मोहल्ले में घूम घूम कर आवाज लगाने लगती है, मेहंदी लगवा लो, डिजाइनर मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी लगवा लो। रीना आओ, मीना आओ, चाची आओ, काकी आओ, जादुई मेहंदी लगवाओ। ए मेहंदी वाली। जी मैडम जी। तेरे मेहंदी में क्या जादू है? मैडम जी, जो औरत इस मेहंदी को अपने हाथों में लगवाएगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा और उसके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ट्राई करते हैं। जरा मेरे हाथों में मेहंदी लगाना। बबीता उस औरत के हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। बबीता ने बहुत सुंदर डिजाइन बनाकर मेहंदी लगाई। अरे वाह, तूने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। कितने पैसे हुए? 40 रुपए मैडम जी।
20 एक हाथ के और 20 दूसरे हाथ के। बस ठीक है, ये ले तेरे 40 रुपए। और हाँ, तेरी मेहंदी में कोई जादू है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है मैडम जी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। बबीता वहां से चली गई। तभी उस औरत का पति घर आ गया। अरे, आप इतनी जल्दी घर आ गए? आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाना पड़ा। कई लोग अभी भी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि ऑफिस पहुंचने से पहले किसी ने मुझे फोन करके सब बता दिया और मैं घर वापस आ गया। अच्छा, तभी उस औरत को बबीता की बात याद आई। मैडम जी, जो औरत इस मेहंदी को अपने हाथों में लगवाएगी उसका सुहाग दीर्घायु होगा और उसके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। उस मेहंदी वाली ने ठीक कहा था। ये मेहंदी सचमुच में जादुई है। मेरे सुहाग पर आने वाली मुसीबत पहले ही टल गई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो? औरत ने अपने पति को जादुई मेहंदी वाली बात बताई। अरे ये जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन कुछ तो बात जरूर है। उधर बबीता मेहंदी लगाने के लिए आवाजें लगा रही थी। मेहंदी लगवा लो, डिजाइनर मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी लगवा लो। ए मेहंदी वाली, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दे और पैसे मैं तब दूंगी जब तेरी मेहंदी अपना जादू दिखाएगी। ठीक है मैडम जी। बबीता उस औरत के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है। मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा मैडम जी, अब मैं चलती हूँ। मैं कल फिर आऊंगी अपने पैसे लेने। पैसे तो तब मिलेंगे ना जब तेरी मेहंदी अपना जादू दिखाएगी। मैडम जी, मेरी जादुई मेहंदी का जादू आपको जरूर दिख जाएगा। इतना कहकर बबीता वहां से आगे चली गई और मेहंदी लगाने के लिए आवाजें लगाने लगी। थोड़ी देर में उस औरत के पति का फोन आया। हेलो सुजाता, आज मैं बाल बच गया, नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं ऑफिस जा रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। ट्रक मुझे धक्का मारने वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी जान बच गई। अच्छा, वो मेहंदी वाली ठीक ही कह रही थी, ये जादुई मेहंदी है। कौन मेहंदी वाली? औरत अपने पति को बबीता के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर बबीता की जादुई मेहंदी अपना काम कर रही थी। बबीता दूसरे दिन भी जादुई मेहंदी लगाने के लिए गली मोहल्लों में निकली। मेहंदी लगवा लो, जादुई मेहंदी, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देगी जादुई मेहंदी। तभी बबीता को उस औरत ने आवाज लगाया जिसने उसे मेहंदी लगाने के पैसे नहीं दिए थे। ए मेहंदी वाली। जी मैडम जी, ये ले तेरे पैसे। तूने सही कहा था, तेरी मेहंदी जादुई है। कल तेरी जादुई मेहंदी के कारण मेरे पति की जान बच गई। मेरी तरफ से कुछ और पैसे रख ले। धन्यवाद मैडम जी। तभी मोहल्ले की और औरतें भी बबीता को मेहंदी लगाने के लिए बुलाने लगी। ए मेहंदी वाली, जरा इधर आना। जी मेम साहब, मेरी सास को पिछले 5 दिन से बुखार है। उनका बुखार नहीं उतर रहा। क्या तेरी मेहंदी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है? जी मेम साहब, मैं अभी अम्मा जी के हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। बबीता ने उस औरत की सास के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी और कुछ ही देर के बाद उसका बुखार उतर गया। अरे वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। ये ले, मेरी तरफ से 200 रुपए। डॉक्टर के पीछे हम इससे ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तेरी जादुई मेहंदी के कारण मेरी माँ जैसी सास की तबीयत ठीक हो गई है। धन्यवाद मैडम जी। अब पूरे शहर में बबीता और उसकी जादुई मेहंदी की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे अपने घर बुलाकर मेहंदी लगवाते और उसे ज्यादा पैसे देते। इधर बबीता अपनी मालकिन के घर भी काम करती और बचे हुए समय में औरतों के हाथों में जादुई मेहंदी लगाती। औरतों ने उसे जादुई मेहंदी वाली लड़की के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जादुई मेहंदी के कारण बबीता की अच्छी कमाई होने लगी थी। उसने अपने छोटे भाई धीरू का नाम स्कूल में लिखवा दिया था। घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी थी। तभी एक दिन अचानक बबीता की मालकिन का देहांत हो गया। माँ, मालकिन तो रही नहीं, अब मैं कहाँ काम करूंगी? सिर्फ मेहंदी लगाकर तो गुजारा नहीं हो सकेगा। मुझे फिर से दूसरों के घरों में काम मांगने जाना पड़ेगा। बबीता बेटी, अब तुझे किसी के घर पर काम करने की क्या जरूरत है? मालकिन के घर से वो जादुई मेहंदी का पौधा हमारे घर ले आ और यहीं लगा दे। मेरी मान तो तू अब सारा ध्यान मेहंदी लगाने के काम पर लगा। ठीक है माँ। बबीता ऐसा ही करती है। वो अपनी मालकिन के घर से जादुई मेहंदी का पौधा अपने घर ले आती है और अब फुल टाइम मेहंदी लगाने का काम करने लगती है। उसकी जादुई मेहंदी के कारण दूर दूर से औरतें उससे मेहंदी लगवाने आती। धीरे धीरे बबीता का मेहंदी लगाने का काम बहुत अच्छा चल पड़ा और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। बबीता ने कुछ पैसे इकट्ठे करके एक मेहंदी पार्लर खोल लिया। अब शहर की बड़ी बड़ी शादियों में उसे दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया जाने लगा। फोन पर
बबीता, कल मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हाथों में जादुई मेहंदी लगा दो, जिससे उसका सुहाग दीर्घायु हो और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं आज शाम को आपके घर आकर आपकी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। इस तरह बबीता अपनी जादुई मेहंदी के कारण खूब चर्चित हो गई और ढेर सारा पैसा कमाने लगी। अब बबीता ने अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीद लिया और धीरू का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया। बेटी, धन्य है वो बूढ़ी अम्मा जिनके कारण तुझे जादुई मेहंदी का पौधा मिला और हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। Please subscribe this channel.